नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संसद में विधि निर्माण दो प्रकार से होता है। पहला साधारण विधि का निर्माण और दूसरा धन या वित्त मामलों से संबंधित विधि का निर्माण। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। किसी भी साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह विधेयक किसी मंत्री के द्वारा अथवा संसद के या किसी भी सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसी शासन के सरकार के मंत्री के द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर इस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, जबकि किसी गैर मंत्री सदस्य के द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर इस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम वाचन की। प्रथम वाचन से तात्पर्य किसी विधेयक को सदन में प्रस्तावित करने से होता है। साधारण विधेयक 1 माह की पूर्व सूचना पर प्रस्तावित किए जाते हैं। आवश्यकता होने पर इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अथवा अन्य आवश्यक शर्तों की पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। सदन में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व अध्यक्ष किसी निश्चित तिथि को संबंधित सदस्य को प्रस्ताव लाने की अनुमति देता है। निश्चित तिथि को विधेयक का प्रस्ताव अध्यक्ष की आज्ञा से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे प्रथम वाचन कहा जाता है। इस अवस्था में प्राय वाद विवाद नहीं होता। प्रस्ताव का शीर्षक पढ़कर ही इसे प्रस्तुत करना मान लिया जाता है। इस स्थिति में विरोधी सदस्य भी अपना मत संबंधित प्रस्ताव के संबंध में व्यक्त कर सकते हैं। सरकारी विधेयक को गजट में प्रकाशित करना प्रथम वाचन कहा जाता है। इसके लिए सदन की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। प्रथम वाचन के उपरांत किसी विधेयक की दूसरी अवस्था द्वितीय वाचन होती है। संबंधित विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के उपरांत सदस्यों में उसकी प्रतिलिपियां बांट दी जाती हैं और सदन में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। किंतु इस स्थिति में न तो धारावार या बिंदुवार विचार विमर्श होता है और न ही विस्तृत चर्चा होती है, अपितु आवश्यक होने पर इस विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है और समिति को यह निर्देश दिया जाता है कि वो संबंधित विधेयक के संबंध में विचार विमर्श कर अपना प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करे। इस द्वितीय वाचन के दौरान सदन में न तो विधेयक पर बिंदुवार चर्चा होती है और न ही उसका विस्तृत विवेचन किया जाता है। द्वितीय वाचन के उपरांत समिति स्तर महत्वपूर्ण स्तर होता है। समिति के अंतर्गत किसी प्रवर समिति का निर्माण उस विधेयक पर चर्चा के लिए किया जाता है। इस समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, अपितु अध्यक्ष अपने विवेक से सदस्यों की संख्या निश्चित करता है और अध्यक्ष भी सदस्य के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। यह समिति संबंधित विधेयक के संबंध में बिंदुवार चर्चा करती है और अपना प्रतिवेदन संबंधित सदन को प्रस्तुत करती है। इसके बाद प्रतिवेदन स्तर आता है। इसमें सदन द्वारा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने की अनुमति देने के बाद सदन में विधेयक पर धारानुसार विचार किया जाता है। यह विधेयक की महत्वपूर्ण अवस्था है और इसमें सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव लाने की छूट रहती है। प्रत्येक संशोधन सुझाव पर बहस होती है तथा मतदान होता है। इस अवस्था में विधेयक धारानुसार पारित होता है। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत तृतीय वाचन की स्थिति आती है। यह वाचन मात्र औपचारिक होता है और इसमें बिंदुवार चर्चा नहीं होती, अपितु केवल विधेयक के शीर्षक अथवा उसकी भाषा या शब्दावली में किन्हीं निश्चित या किसी विशिष्ट बिंदु को या किसी विशिष्ट शब्दावली को ही परिवर्तित किया जाता है। तृतीय वाचन के अंतर्गत ही संबंधित विधेयक पर संपूर्ण सदन का सामूहिक मतदान होता है और इस मतदान में पारित होने के उपरांत माना जाता है कि यह विधेयक पारित हो गया है और संबंधित सदन का अध्यक्ष अपना प्रमाण पत्र उस विधेयक के साथ संलग्न करता है कि उक्त विधेयक संबंधित सदन द्वारा पारित कर दिया गया है।
एक सदन से पारित होने के उपरांत वह विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी पहले सदन की संपूर्ण प्रक्रिया दोहराई जाती है। वहां भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर और तृतीय वाचन के स्तरों से उक्त विधेयक को गुजरना होता है और उस विधेयक को संबंधित दूसरे सदन द्वारा पारित कर देने के उपरांत उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है और सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति न दे अथवा इसे पुनर्विचार को लौटा दे और संसद इसे पूर्व रूप अथवा संशोधित रूप में पारित कर दे तो इसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार अभी हमने संसद में साधारण विधेयकों के या साधारण विधि के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना। अब हम जानेंगे साधारण विधि के निर्माण से धन विधेयकों के संबंध में निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार भिन्न है। साधारणतया आय अथवा व्यय से संबंधित सभी विधेयकों को वित्त विधेयक कहा जाता है। वास्तव में धन विधेयक वित्त विधेयक का ही भाग होते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किन विधेयकों को धन विधेयक कहा जाएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 110 लोकसभा अध्यक्ष को यह विशेष अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी विधेयक को धन विधेयक की श्रेणी का घोषित कर सकता है। वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया भी वही है जो साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया है, किंतु इसके संबंध में कुछ विशिष्ट बातें भी हैं। वित्त विधेयक केवल या धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं और ये विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में उपस्थित किए जाते हैं और राज्यसभा को 14 दिवस के भीतर वित्त विधेयक पर अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार न करे तो यह उसी रूप में दोनों सदनों में पारित हुआ माना जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि राज्यसभा 14 दिन में विधेयक पर अपना मत व्यक्त नहीं करती है तो यह विधेयक पारित हुआ जानकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। इस प्रकार अभी हमने भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में जाना कि साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया और धन विधेयकों से संबंधित विधि निर्माण की प्रक्रिया में क्या अंतर है।